चैप्टर का नाम मेरे बच्चे विद्युत धारा। क्या लिखेंगे? चैप्टर का नाम लिखिएगा विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम इन्हें इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिखेंगे मेरे साथ सभी लोग, इलेक्ट्रिक करंट लिख लीजिएगा। आपके मन में सवाल आता होगा कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है। सबसे पहले टाइप, किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आपके मन में सवाल आता होगा। तो सबसे पहला टाइप है बच्चों ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे? तो हमारा जवाब होगा यस। क्या इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे? तो हमारा जवाब होगा यस। क्या यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे? तो मेरा जवाब होगा मे बी। बच्चों मे बी मतलब बन भी सकते हैं। तो हमने कहा ऑब्जेक्टिव के लिए हमने कहा यस, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमने कहा यस, और बच्चों जब आपने मुझसे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूछा तो हमने आपको कहा मे बी, यानी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है ओम का नियम। क्या पढ़ना है? इसी चैप्टर में हमें ओम का नियम पढ़ना है। इसी चैप्टर के अंदर हमें बच्चों श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे बच्चे? इसी चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? श्रेणी क्रम एवं पार्श्व क्रम, है ना? पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम यानी बच्चों कह सकते हैं प्रतिरोधकों का समूहन। प्रतिरोधकों का प्रतिरोधकों का समूहन हम लोग इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो और ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। इन दोनों टॉपिक से क्या बनते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए हम लॉन्ग क्वेश्चन को भी कह सकते हैं। मेरे बच्चों, क्या आप लोगों में से कोई ऐसा बुद्धिमान बच्चा है जो हमें वेटेज बता सकता है इस चैप्टर का हमारे एग्जाम में कितना वेटेज है? वेटेज मेरे बच्चे, वेटेज कितना वेटेज है इस चैप्टर का, यानी कितना महत्व है इस चैप्टर का? कोई बच्चा बता सकता है तो बताओ कि सर पिछले एग्जाम में इस चैप्टर का क्या वेटेज था और आगे हमारा कितना वेटेज होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को मिनिमम आप 10 से 15 अंक तक ले जा सकते हो। 10 से 15 मार्क्स का ये चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मन में सवाल, ये 20 तक भी खींच के जा सकता है कभी कभी। तो बच्चों आपके मन में आएगा सर कितनी क्लासेस से समय लेनी पड़ेंगी? तो बच्चों हम इसे 3 से 4 क्लासेस में इसे समाप्त करेंगे। 3 से 4 क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर में बेस बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक दिन हमें ज़्यादा डेप जाना पड़ेगा, आसान तरीके से एक दिन हमें आपको धीरे धीरे पढ़ाना पड़ेगा, फिर अगले दिन से हमारी गाड़ी रफ्तार में पकड़ लेगी बच्चों। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे। विद्युत धारा चैप्टर का नाम है। ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग सब क्वेश्चन बनते हैं। वेटेज 10 से 15 नंबर का है। क्लासेस 3 से 4 हम लेंगे। ये फुल कोर्स और क्रैश कोर्स दोनों वाले बच्चे एप्लीकेशन के अंदर भी इसको पढ़ पाएंगे। और क्रैश कोर्स के लिए एक बार फिर से हम 1 शॉट लेकर के इस चैप्टर का आ जाएंगे, तो सबका मन खुश हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब एक बार देरी किस बात की है, सब लोग बस यस लिख करके भेज दीजिए। हम शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं, बस एक बार यस लिख करके भेज दीजिए। चलिए, सब लोगों ने यस लिख करके भेजा, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। मैंने आपको कभी बताया था केमिस्ट्री में, हमने आपको तत्व पढ़ाया था जिसको इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। जो प्रत्येक तत्व होता है वो किसका बना होता है? तो जो तत्व होते हैं उसके सबसे छोटे कण, जब जो सबसे है ना सबसे छोटा टुकड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? सबसे छोटा टुकड़ा। मेरे बच्चे ध्यान देंगे, किसी भी तत्व का सबसे छोटा जो टुकड़ा होता है, सबसे छोटा जो टुकड़ा होता है हम उन्हें परमाणु कहते हैं। सबसे छोटा टुकड़ा को हम परमाणु कहते हैं। और प्यारे बच्चों, इंग्लिश में एटम, जैसे इसे एलिमेंट कहते हैं इंग्लिश में, और हम इसे परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कि प्रत्येक परमाणु कितने मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। जितने भी परमाणु होते हैं ये कितने मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं? क्या आप जानते हैं? परमाणु जो होते हैं कितने मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं? जितना हम पढ़ाएंगे बच्चों वो आपको 100% समझ में आएगा। मौलिक कण बच्चों, है ना? तो जितने भी परमाणु होते हैं, है ना, जितने भी परमाणु होते हैं, सबसे पहले हमने बताया तत्व, और तत्व का सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु, और परमाणु जो होते हैं वो बेसिकली 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। बच्चों बता सकते हैं वो 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो परमाणु के मेरे बच्चे यहाँ हमने 3 लिखा, 3 मौलिक कण होते हैं। 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, बना होता है। तो याद रखना बच्चों जीवन में हमेशा कि जो परमाणु होते हैं वो 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया कि परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। वो 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो मेरे बच्चों ने लिखना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहला कण होता है, सबसे पहला मौलिक कण होता है मेरे बच्चे इलेक्ट्रॉन। दूसरा मौलिक कण होता है जिसे कहते हैं मेरे बच्चे प्रोटॉन। और तीसरा मौलिक कण होता है जिसे कहते हैं हम लोग न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन। तो मेरे बच्चे, तो आपने देखा कि हमारा 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 मौलिक कण से कोई भी परमाणु जो है ये यही 3 मौलिक कण से मिलकर बना होता है। मैंने आप लोगों को एक दिन बताया भी था कि जो मेरे बच्चे, ये मान के चलो कि हमारा परमाणु है, ये हमारा परमाणु है, तो इसके बीच में क्या होता है बताओ? अगर ये हमारा परमाणु है तो इसके बीच में क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कोई बता सकते हैं तो बताओ। परमाणु के बीच में क्या होता है? एक बच्चे ने सही जवाब दिया कि सर परमाणु के बीच में नाभिक होता है। परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। अगर मैं आपसे पूछूं परमाणु के बीच में नाभिक होता है, और यहीं पर आपको मेरे बच्चे याद कर लेना है कि नाभिक की खोज किसने की थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है। खैर चलो मैं बाद में पढ़ा दूंगा। परमाणु के बीच में नाभिक होता है, और नाभिक में क्या क्या होते हैं? इन 3 मौलिक कणों में से 2 मौलिक कण कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे सर ये 3 मौलिक कण में से एक हमारा होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, P+N। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? तो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। जबकि मेरे बच्चे पूछा जाए कि किसी भी परमाणु के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, चक्कर कौन लगाता है, तो कहना बच्चों इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? किसी भी परमाणु के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। इस बात को लिख दीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। स्टार देकर के लिखिए, लिखिए बच्चों, प्रोटॉन, है ना, क्या लिखेंगे? लिखेंगे मेरे बच्चे प्रोटॉन एवं
प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं। परमाणु के कहाँ रहते हैं? नाभिक में। परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं, उपस्थित उपस्थित रहते हैं, फुल स्टॉप। और लिखिएगा मेरे साथ में, इलेक्ट्रॉन नाभिक ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चारों ओर ना, इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, सीधा लिख दो, चारों ओर चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। याद हो गया? यहां तक अगर समझ में आया बच्चों तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, हम अगले पेज में जाएंगे। एक बार सब लोग दिल बनाकर भेजिए। तत्व, तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु। परमाणु भी 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। और हमने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। समझ गए? सब लोग दिल बनाकर भेजेंगे। आइए अब हम थोड़ा सा जानते हैं, फिर हम लोग उसके एक स्टेप के आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा मेरे साथ सब लोग अपनी अपनी कॉपी में खोजकर्ता, है ना? क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? खोजकर्ता के विषय में लिखेंगे, किसको किसने खोजा है। देखेंगे सबसे पहला जो होता है मेरे बच्चे, अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, तो आप क्या बताओगे? जल्दी बताना मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? क्या आपको याद है? हमने एक बार ट्रिक बताया था, वहां से बहुत कुछ सही होता है। हमने एक प्यारे बच्चों ट्रिक बताया था, वह ट्रिक था ईंट पर नाच बच्चों, है ना? आजकल शादी विवाह का माहौल चल रहा है और शादी विवाह में बहुत नाच हो रहा है, डांस हो रहा है। तो आप कहना नाचना कहाँ पर है? ईंट पर। ईंट में अगर आप देखेंगे तो ई से होता है इलेक्ट्रॉन और टॉ से बच्चों, टॉ से टॉमसन है, लेकिन आपको थॉमसन बोलना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जे जे थॉमसन बच्चों। क्या नाम था? जे जे थॉमसन। तो जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं पर। प से होता है पोट्रॉन और र से होता है रदरफोर्ड। ठीक है ना मेरे बच्चे? ध्यान देंगे। क्या होता है? पोट्रॉन होता है और जो इसके खोज करता है वो बच्चों रदरफोर्ड। लेकिन अभी आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन में रदरफोर्ड नहीं मिलता है। तो रदरफोर्ड के खोज के बाद और भी किसी वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो ऐसे तो रदरफोर्ड होना चाहिए, लेकिन बच्चों रदरफोर्ड की जगह पर आजकल ऑप्शन में रदरफोर्ड नहीं मिलकर आपको गोल्ड स्टीन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? गोल्ड स्टीन, है ना? ब्रैकेट में मेरे बच्चे अगर नहीं रहे ऑप्शन में गोल्ड स्टीन तो आप रदरफोर्ड भी मार सकते हो। अगर गोल्ड स्टीन ऑप्शन में ना रहे तो रदरफोर्ड सही कर लेना। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है नाच यानी न्यूट्रॉन, है ना? क्या आता है बच्चों? न्यूट्रॉन हमारे ऑप्शन में अगला आता है न्यूट्रॉन। तो बच्चों जैसा कि हमने कहा, पर से पोट्रॉन, पर से पोट्रॉन, रॉ से रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, नौ से बच्चों न्यूट्रॉन और चौ से चैडविक। तो इसको कहते हैं जेम्स चैडविक। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सब लोग लिखना जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक हमारा आंसर होगा, जेम्स चैडविक। ठीक है ना? सॉरी चैडविक ऐसे होना चाहिए था, जेम्स चैडविक। चलिए अब अगला बच्चों अगर पूछे आपसे कि नाभिक की खोज किसने की थी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नाभिक की खोज, है ना? नाभिक की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? नाभिक की खोज किसने की थी? तो यहां पर आपको लिखना है नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की है, रदरफोर्ड ने की है। वो भी कब? वर्ष 1911 में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि नाभिक की खोज किसने की है, तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की है, वो भी 1911 ईस्वी में बच्चों। ठीक है ना? अगर आप लोग कहेंगे गुरुदेव यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजना। एक नंबर यहां से पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, है ना? न्यूट्रॉन की खोज, ये सब पूछा जाता है बच्चों। चलिए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से प्यारा सा दिल, हाँ मनीष भाई, रोहन कुमार, सतीश कुमार, मुस्कान कुमारी, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जल्दी से प्यारे बच्चों फटाफट से दिल बना कर दिया, लिखना शुरू कीजिएगा, कोई भी पीछे नहीं छूटिएगा, मेरे साथ सबको लिखना है, मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिएगा। आवेश प्यारे बच्चों, है ना? आप लोगों ने सुना होगा आवेश के विषय में, है ना? जिसको जिसको इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग कभी फोन को चार्ज करते हो ना? फोन को चार्ज करते हो ना आप लोग? बताओ, चार्जिंग में लगाते हो ना? क्या आप लोग फोन को चार्जिंग में लगाते हो, है ना? क्या आप लोग फोन को चार्जिंग में लगाते हो? इसको हिंदी में कहते हैं आवेशित होना बच्चों। चार्जिंग मतलब आवेशित, आवेशित होना, है ना? आवेशित होना। जैसे हम लोग कहते हैं कोई हमसे बच्चों अगर फोन मांगे कि सर आप अपना फोन दीजिए, फोटो खींचना है, तो हम कहते हैं मेरा फोन चार्ज नहीं है। अगर मैं ये कह दूं कि मेरे फोन की बैटरी आवेशित नहीं है तो कैसा लगेगा सुनने में? बताओ। अगर मैं आप लोगों को कह दूं बच्चों कि मेरे फोन की बैटरी में आवेश नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? बताओ जल्दी से, है ना? तो बच्चों आप कहोगे सर सर ये तो बड़ा खतरनाक लगेगा सुनने में, है ना? बड़ा खतरनाक लगेगा। तो चार्ज यानी बच्चों आवेश, चार्जिंग यानी आवेशित होना। ठीक है ना? तो बच्चों चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे मैं पूछूं कि चार्ज आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना बच्चों कि आवेश जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, है ना? आवेश के प्रकार अगर हम देखें, आवेश के प्रकार अगर हम लोग देखें तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सबसे पहला होता है मेरे बच्चे धन आवेश, है ना? सबसे पहला होता है धन आवेश मेरे बच्चे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, है ना? धन आवेश एक हो गया, और नंबर दूसरा हो गया ऋण आवेश। बच्चों जो धन आवेश है उसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सर धन आवेश को हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। और ऋण आवेश को बोलेंगे नेगेटिव चार्ज, है ना? नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। अगर आप साइन देखोगे तो धन आवेश और यह है ऋण आवेश। ठीक है ना प्यारे बच्चों? क्या आपको पता है ये धन आवेश क्या है, ऋण आवेश क्या है?
है ना। मेरे बच्चों ये सारा खेल है इलेक्ट्रॉन का, ये सारा खेल किसका है, ये सारा खेल है इलेक्ट्रॉन का। आप समझिएगा मेरे बच्चे, आप समझिएगा कि यहाँ पर एक पदार्थ है, यहाँ पर एक पदार्थ है मेरे बच्चों, इसके पास, अब इसके लिए थोड़ा आपको और चीज समझना पड़ेगा तब ये समझ में आएगा। एक है धन आवेश और एक होता है बच्चों ऋण आवेश। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा आवेश होता है ना मेरे बच्चे, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा आवेश। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास कौन सा आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास होते हैं बच्चों ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश होता है। और जो प्रोटॉन होते हैं इसके पास कौन सा आवेश होता है, तो प्रोटॉन के पास होता है धन आवेश, प्रोटॉन के पास होता है धन आवेश। और मेरे बच्चे बताओ जो न्यूट्रॉन होते हैं उसके पास कौन सा आवेश होता है, तो मेरे बच्चे बताओ न्यूट्रॉन के पास कौन सा आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन के पास कोई भी आवेश नहीं होता है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि आवेशहीन होता है ना। आवेशहीन बोलो या उदासीन, यानी कोई आवेश नहीं है, उदासीन होता है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसमें आवेश नहीं होता है, ऑप्शन बताइए, निम्नलिखित में से किसमें आवेश नहीं होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे प्यारे बच्चों किसके पास आवेश नहीं होता है, तो आपको न्यूट्रॉन कहना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी नो चार्ज। हम पढ़ रहे थे धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में। अब प्यारे बच्चों हम देखते हैं है ना, एक चीज याद रखना है कि किसी भी परमाणु में, है ना, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, आप बताओ बच्चों कोई भी परमाणु उठा लीजिए, उसमें मेरे बच्चे किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, नोट देकर के लिखिए अपने कॉपी में सभी लोग कि किसी भी परमाणु में किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, है ना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन यानी ई और प्रोटॉन यानी पी, प्रोटॉन यानी कि पी की संख्या बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है और प्रोटॉन की संख्या है वो दोनों क्या होती है, बराबर होती है। प्यारे बच्चों अब ये देखने के लिए दोनों संख्या आपस में बराबर होती है। हमारे पास एक परमाणु है मेरे बच्चे, हमारे पास एक परमाणु है, अगर हम कहते हैं कि इसमें प्रोटॉन की संख्या 6 है, तो आप मुझे बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, पहला वस्तु था। दूसरी वस्तु के विषय में हम बात करना चाहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 है, तो आप बताइए प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही आसान चीज है कि किसी भी परमाणु में हमें बस याद रखना है कि जो संख्या है, प्रोटॉन की संख्या अगर 6 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगी। और आप जैसा कि जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 9 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 9 होगी। आप जानते हैं कि प्रोटॉन को हम प्लस, प्रोटॉन में धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन में धन आवेश होता है। अगर ये दोनों आवेश एक दूसरे में मिल जाएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गुरुजी प्लस में 6, ये है हमारे पास प्लस में 6 यानी प्रोटॉन, और अगर हम इसको मिलाते हैं ये है माइनस में 6, प्लस 6 और माइनस 6 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आंसर क्या मिलेगा 0। -9 में जोड़ेंगे +9 को, -9 में जोड़ेंगे +9 को, तो -9 प्लस 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 हो जाएगा बच्चों 0। यानी कि हमेशा अगर हम देखें परमाणु के विषय में, अगर हम किसी भी एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी भी एटम के बारे में, तो वो बच्चों विद्युतः क्या होते हैं, कोई भी एटम अगर हम देखें तो वो अपने आप में क्या होता है, वो अपने आप में क्या होते हैं, परमाणु विद्युतः क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि परमाणु एग्जाम में पूछा जाता है, परमाणु विद्युतः क्या होते हैं, बताओ बच्चों। परमाणु विद्युतः उदासीन होता है ना, उदासीन होते हैं। यानी बच्चों उदासीन का मतलब है कि इसमें जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, इसीलिए परमाणु को क्या कहा गया है, परमाणु को उदासीन कहा गया। ना तो इसमें ज्यादा प्लस का चिन्ह होता है, ना ही ज्यादा इसमें माइनस का चिन्ह होता है। चलिए अब प्यारे बच्चों अब देखना, आपके पास मैं एक वस्तु रखने वाला हूं, यहां तक समझ गए तो सब लोग प्यारा सा दिल भेज देना बच्चों, यस यस करके। और एक भी चीज को बाद के लिए मत छोड़ना, सबको लिखते जाना, साथ में लिखते चलना, साथ में लिखते हैं आप लोग हाँ बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आइए अगले पेज में हम लोग आ चुके हैं और अगले पेज में हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। मेरे बच्चे अब बताना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब आपके पास P है ना, अब मेरे बच्चे P बच्चों 6 है और इलेक्ट्रॉन आपके पास बच्चों मात्र 5 है, पहला फर्स्ट नंबर। सेकंड देखेंगे आपके पास प्रोटॉन की संख्या 3 है जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। मेरे बच्चे नंबर 2, दो कंडीशन आपके पास है। क्या अब बताइए, क्या अभी आपका परमाणु उदासीन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अभी आपका परमाणु उदासीन है? अभी जो आपका परमाणु है मेरे बच्चे, क्या अभी आपका परमाणु उदासीन है? तो आप कहेंगे कि सर अब ये उदासीन नहीं है। अब आप देखेंगे तो प्रोटॉन की संख्या 6 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। तो प्यारे बच्चों यहीं पर याद रखेंगे, अब इसमें कौन सा चार्ज है,
मेरे बच्चे अगर आपने बता दिया कि इसके पास कौन सा चार्ज है तो मैं समझूंगा आप लोग थोड़ा पढ़ते लिखते हैं बड़े अच्छे तरीके से। बताओ कौन सा चार्ज है। तो बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खो दिया है, तो याद रखना बच्चों कि कोई परमाणु कोई परमाणु या पदार्थ बोलिए, कोई परमाणु या पदार्थ पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोकर, है ना, इलेक्ट्रॉन जब अगर कोई खोएगा तो इलेक्ट्रॉन खोकर क्या होता है, धन आवेशित हो जाता है ना, धन आवेशित हो जाता है। तो मेरे बच्चे धन आवेशित हो जाता है। तो अब बताइए कि इसके पास कौन सा चार्ज है मेरे बच्चे, इस परमाणु के पास कौन सा चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम है किसी के पास तो इसके पास कौन सा चार्ज है, तो इसके पास मेरे बच्चे पॉजिटिव चार्ज है जिसको इंग्लिश में धन आवेश कहते हैं। तो इसके पास धन आवेश है। अब प्यारे बच्चों नीचे वाले कंडीशन में बताइए कि नीचे वाले कंडीशन में क्या है। सेम टू सेम नीचे वाले कंडीशन की मैं बात करना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों से। प्रोटॉन की संख्या 3 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन 2 अधिक है मेरे बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन पाया गया है, खोया नहीं गया है। तो लिखेंगे कि कोई तत्व, है ना, कोई परमाणु या पदार्थ कोई परमाणु या पदार्थ इलेक्ट्रॉन पाकर कोई परमाणु या पदार्थ इलेक्ट्रॉन पाकर क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है ना। इलेक्ट्रॉन पाकर क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों अब बताना, है ना, ऋण आवेशित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, याद रखना हमेशा अगर हमेशा देने वाला क्या कहलाता है, देने वाला हमेशा बच्चों धन आवेशित होगा, देने वाला हमेशा धन आवेशित होगा, और लेने वाला यानी कि बच्चों जिन्होंने ग्रहण किया है वो ऋण आवेशित होगा। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, एक है बच्चों धन आवेशित, एक है ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन के खोने से और पाने से ही कोई पदार्थ धन आवेशित और ऋण आवेशित होता है। प्यारे बच्चों आवेश हमेशा कुछ ना कुछ काम करता है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि आवेश हमेशा कुछ ना कुछ काम करता है। हम लोग बचपन में देख रहे थे। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बच्चों एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल करना चाहता हूं, आप लोग भी मेरे साथ कर सकते हैं। इस एक कागज का टुकड़ा लीजिए, इसको खूब महीन कीजिए। याद आया कुछ, याद आ रहा है? हाँ गुरुजी मुझे तो याद आ रहा है। एक कागज का टुकड़ा लीजिए, उसे खूब महीन कीजिए, महीन कीजिए, महीन कीजिए, ठीक है ना। और करने के बाद बच्चों उसको आराम से कहीं पर रख दीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपने हाथ पे कागज के टुकड़े को खूब महीन करके रख दिया है, आप लोग भी रखेंगे, है ना। चलिए बच्चों अभी जो है आप देखेंगे कि अभी जो है हमारा मार्कर जो है इसमें कोई आवेश नहीं है, मार्कर में कोई आवेश नहीं है। इसको थोड़ा सा बाल में ऐसे रगड़ देते हैं। रगड़ देने से क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि इसके इलेक्ट्रॉन टूट करके हमारे बाल में चले गए। जब बाल में चले गए तो अब ये चार्ज हो गया मेरे बच्चे, अब ये चार्ज हो गया। अब जब कोई चार्ज होगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, ध्यान देना। देखो बच्चों ये सब इसमें सट गया, ध्यान दो बेटा, ये सब मेरे बच्चे ये पेपर में सट गया। तो देखो चार्ज हुआ ना, इसको उठा लिया ऊपर, ठीक है ना। फिर से देख सकते हैं, एक बार देखते हैं फिर से। जादू बच्चों, जादू उड़ जाता है आप लोग भी करके देखे होंगे। तो जब भी कोई वस्तु आवेशित होगी तो वो कुछ ना कुछ कार्य करेगी। आवेशित वस्तु कुछ ना कुछ कार्य करती है, हमेशा याद रखना बच्चों। तो लिखेंगे मेरे बच्चे स्टार दे करके कि आवेशित वस्तु, है ना, आवेशित वस्तु कार्य करती है। आवेशित वस्तु क्या करती है मेरे बच्चे, कार्य करती है। आवेशित वस्तु कार्य करती है चलिए याद रखना है आपको कि आवेश जो होते हैं मेरे बच्चे, आवेश को किससे सूचित किया जाता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए तो सब लोग लिखेंगे आवेश को, लिखेंगे मेरे बच्चे कि आवेश को Q से सूचित किया जाता है। आवेश को Q से सूचित किया जाता है। आवेश को Q से सूचित किया जाता है। और नेक्स्ट लिखेंगे कि आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक कूलाम, है ना। क्या होता है, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। मेरे बच्चे याद रखना है कि आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, पेपर में पूछा जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है चलिए यहां तक बातें समझ में आ गई तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। इसके बाद हम आपको 2 टेस्ट पढ़ाएंगे जो हमारे परीक्षा में जहां से क्वेश्चन बनता है आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे सब लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए चलिए बढ़ जाए आगे मेरे बच्चे। आवेश के विषय में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ये दोनों टेस्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 टेस्ट मैं आपको बताऊंगा आवेश के विषय में। प्यारे बच्चों एक टेस्ट है एक पहला टेस्ट है कांच और रेशम के कपड़े को, है ना। जैसे मैंने अभी देखा कि हम अपने बाल, ये हमारा बाल था और ये हमारा मार्कर था, बाल और मार्कर को रगड़ा बच्चों तो धन आवेशित कौन हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे बच्चे हमने बाल और प्लस मार्कर, है ना, प्लस पेन, मान लो पेन, बाल और पेन को रगड़ा बच्चों तो धन आवेशित कौन हुआ, बताइए धन आवेशित कौन हुआ। तो प्यारे बच्चों बाल और पेन को रगड़ा तो हमारा जो धन आवेशित हुआ वो पेन हो गया, पेन हो गया मान लेते हैं। और ऋण आवेशित कौन हुआ, तो ऋण आवेशित की बात करेंगे तो ऋण आवेशित हमारा बाल हो गया, हमारा बाल जो है वो ऋण आवेशित हो गया। यस बच्चों। अब लेकिन हमारे एनसीईआरटी में जहां तहां से सवाल नहीं पूछा जाता है। एनसीईआरटी में 2 ही क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो बच्चों ये तो हमने अपने मन से बनाया, लेकिन हमें पढ़ना किसके अनुसार है, अकॉर्डिंग टू, बताओ कमेंट बॉक्स में, एनसीईआरटी, है ना तो एनसीईआरटी बुक में हमारे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं और वही 2 एग्जाम्पल से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला एग्जाम्पल ये पूछा जाता है कि जब प्यारे बच्चों, है ना, कांच और रेशम के कपड़े को रगड़ा जाएगा तो क्या होगा।
है ना मेरे बच्चे। पहला क्या है, कांच। सबसे फर्स्ट एग्जांपल समझेंगे कि मेरे बच्चे कांच और प्लस में रेशम का कपड़ा, है ना, रेशम का कपड़ा, है ना मेरे बच्चे। कांच और रेशम का कपड़ा को अगर बच्चों रगड़ा जाएगा तो क्या होगा, है ना, रगड़ने पर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा। कांच प्लस रेशम, कांच और रेशम के, कांच प्लस रेशम का कपड़ा रगड़ने पर क्या होगा। तो मेरे बच्चे हमने एक ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक ये है कि बड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसमें बड़ा कौन है बताओ, कांच बड़ा है कि रेशम का कपड़ा। रेशम का कपड़ा तो बहुत बड़ा होता है, दोनों में बड़ा कौन है, जल्दी बताओ, दोनों में बड़ा कौन है। तो ट्रिक याद रखना बच्चों, हमेशा हमेशा के लिए इसका ट्रिक मैंने पढ़ाया था कि बड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। बस एक ही ट्रिक है, इसी से हमारा क्वेश्चन बनता है। बड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बड़ा मतलब क्या, बड़ा मतलब क्या, बड़ा मतलब क्या, रेशम। बड़ा मतलब रेशम का कपड़ा, यानी रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसमें कौन सा आवेश होता है ना। इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उसमें कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उसमें कौन सा आवेश होता है। तो मेरे बच्चे आप समझ सकते हैं कि बच्चों रेशम जो होगा, रेशम का कपड़ा जो होगा, रेशम का कपड़ा जो होगा, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उसमें कौन सा आवेश होता है। तो रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ऋण आवेशित हो जाएगा। ये ऋण आवेशित हो जाएगा मेरे बच्चे, ये ऋण आवेशित हो जाएगा। और बताना कमेंट बॉक्स में कि कांच क्या हो जाएगा जब एक ऋण आवेशित हो रहा है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा धन आवेशित होगा, दूसरा धन आवेशित। समझ गए, याद हो जाएगा तो जल्दी से यस यस लिखकर भेजिए गुरुजी, हम नहीं भूलेंगे, हमारे परीक्षा में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, तो एक एग्जांपल आपने एनसीईआरटी का समझ लिया, अब आपको दूसरा एग्जांपल आपको समझना है। दूसरा एग्जांपल ये है बच्चों, दूसरा एग्जांपल ये है कि एक है बच्चों ऊन, एक क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जांपल है बच्चों ऊन, है ना, और क्या है बच्चों, ऊन, ऊन, ऊन। दूसरा है ऊन और प्लस में एबोनाइट, है ना, एबोनाइट, है ना मेरे बच्चे, ऊन और प्लस में एबोनाइट। एबोनाइट को रगड़ने पर क्या होगा, को रगड़ने पर मेरे बच्चे ट्रिक हम ऐसे बनाएंगे कि ध्यान दीजिएगा बच्चों। बड़ा, यहां पर कितने अक्षर थे, तो यहां पर क और चौ, कांच बच्चों 2 अक्षर वाला था, यहां 3 अक्षर, तो बड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा, तो सर ऊन में 2 अक्षर हैं, एबोनाइट में 1 2 3 4 5 अक्षर हैं। तो बड़ा, हमने ट्रिक जो बनाया था उसको याद रखना कि बड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा। अर्थात मेरे बच्चे आप देख सकते हैं इसमें बड़ा कौन है, एबोनाइट है। अर्थात मेरे बच्चे एबोनाइट, एबोनाइट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसमें कौन सा आवेश होता है, तो मेरे बच्चे बताइएगा एबोनाइट के पास कौन सा आवेश होगा, एबोनाइट, एबोनाइट के पास कौन सा आवेश होगा, तो इसके पास होगा, इसके पास होगा, एबोनाइट के पास होगा ऋण आवेश, है ना, ऋण आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला हमेशा ये ऋण आवेशित होगा। और मेरे बच्चे जो ऊन होगा, ऊन, वो हमेशा धन आवेशित होगा, धन आवेशित होगा। तो सीधी बात है कि जो बड़ा है बच्चों, हम ट्रिक बताते हैं एकदम सीधा, जो बड़ा है वो हमेशा ऋण आवेशित होगा। रेशम बड़ा है, कांच और रेशम बड़ा है, और यहाँ पर एबोनाइट बड़ा है, तो बड़ा ऋण आवेशित होगा। तो एक बार में लिख दें ट्रिक, बताओ, वन टाइम ट्रिक लिख दें, वन टाइम ट्रिक लिख दे तो बताओ, ये सर ट्रिक लिख दो वन टाइम, है ना। तो लिखेंगे बड़ा हमेशा ऋण आवेशित होगा, बड़ा हमेशा क्या होगा, ऋण आवेशित होगा, बड़ा हमेशा ऋण आवेशित होगा बच्चों। समझ गए, तो जल्दी से मेरे बच्चे एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया।